मेरा पेट। सुनिए जरा गाड़ी वहाँ खेत के बगल में रुकवा दीजिए ना, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें जोरों की लगी है। ड्राइवर ऐसा करो, गाड़ी खेतों के पास रोक दो। नीरज अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर लौट रहा था कि रास्ते में अचानक उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। प्रिया भागते हुए खेतों में गई तो वहाँ पहले से एक औरत खेत में काम कर रही थी। शादी के जोड़े में नई दुल्हन को देख उस औरत ने उससे पूछा, अरे कौन हो तुम? जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे खेत में शौच नहीं करना। तेरी वो बात नहीं है, आप समझ नहीं रही है। देखिए आप मेरी बहन जैसी है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पेट से हूँ और लगता है मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। आप मेरी मदद कीजिए ना। मेरा पति खेत के बाहर ही खड़ा है, अगर उन्हें ये सब पता चला तो मुझे छोड़ देंगे। आप मेरी मदद कीजिए ना। क्या? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको तुम। उस औरत ने खेत में कपड़ा बिछाया और प्रिया को उस पर लिटा दिया। फिर उसकी डिलीवरी उसने खेत में ही करवाई। वाह, आपने तो बड़ी सुंदर बिटिया को जन्म दिया है। इस बच्ची को आप रख लीजिए, मैं 1-2 महीने में लौटूंगी, तब मैं अपनी बच्ची को ले जाऊंगी। आप प्लीज मुझ पर इतनी रहम कर दीजिए। सुमन एक बांझ थी, इसलिए उस बच्ची को देखते ही उसकी ममता जाग गई और वो उसे मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं इसे अपने साथ रख लूंगी, लेकिन इसका असली पिता आखिर है कौन, वो मैं आपको वापस लौटने पर बताऊंगी। आप बस इसे अपने पास ही रख लीजिए। प्रिया उस बच्ची को छोड़कर वहाँ से चली गई। सुमन उस बच्ची को लेकर घर आ गई और उसने अपने पति को सारी बात बताई। ये तोहफा हमें ऊपर वाले ने दिया है सुमन। लेकिन वो औरत कह रही थी वो 1-2 महीने में वापस लौटेगी। नहीं, अब ये हमारी बच्ची है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जानती हो ना बच्चे के लिए हम कितना तड़पे हैं। अब मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हाँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना ये गांव ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब मदन और सुमन अपना घर और जमीन बेचकर उस बच्ची को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चले गए। वहीं 2 महीने बाद प्रिया को अपनी बच्ची की याद सताई और वो खुद से बोली, मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आ रही है, अब मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। वो घर से जाने लगी तो, अरे प्रिया, कहाँ जा रही हो? अरे वो अपने गांव में जो नई दुल्हन आई है ना, वो दरअसल मेरे ही गांव की है। नई नहीं है इसलिए उसका भी यहाँ मन नहीं लग रहा, इसलिए उसने मुझे थोड़ी देर अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है बहू, तू जा। तू भी ना नीरज बड़ी छानबीन करता है। जा बहू और समय से लौट आना। प्रिया जल्दी से ऑटो कर उस खेत की ओर गई। पास के ही खेत में काम कर रही एक औरत से उसने उस खेत की मालकिन का पता पूछा, लेकिन उसे पता चला कि ये खेत अब किसी और ने खरीद लिया है। क्या? अच्छा, क्या बता सकती है कि जिस औरत का ये खेत था उसका घर कहाँ है? वो सामने जो कच्चा घर दिख रहा है ना, लेकिन वो तो ये गांव छोड़कर जा चुकी है। क्या? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को लाचार समझने लगी। अब अपनी पहली औलाद को वो कभी नहीं देख पाएगी। वो दुखी होकर वापस घर लौट आई तो वहीं दूसरी तरफ सुमन और मदन दूसरे गांव में जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। और कुछ महीने बाद उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम ऋषिका रखा। बच्ची के आ जाने से घर में सभी बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीता। एक रात प्रिया के फोन पर किसी का मैसेज आया जिस पर लिखा था, मेरी बेटी कैसी है, मैं जल्द ही उससे मिलने आऊंगा। अरे प्रिया, ये मैसेज किसका है? कौन है ये आदमी और वो किस बच्ची की बात कर रहा है? ये मेरी बच्ची नहीं है क्या? ये किसी और की है? नहीं नहीं जी, आपकी बच्ची है। तो इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, ये आदमी तुमसे किस बच्ची के बारे में पूछ रहा है? प्रिया चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीरज को उस पर शक हुआ और उसने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रिया के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसे देख एक औरत ने कहा, बहन, इस नन्ही सी बच्ची को लेकर आधी रात को कहाँ भटक रही हो? तुम्हारे घर में कौन है? मेरा इस दुनिया में इस बच्ची के अलावा कोई भी नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब से तुम हमारे साथ वाली झोपड़ी में ही रहना। प्रिया अब उनके साथ वाली झोपड़ी में ही रहने लगी। कुछ समय बाद ऋषिका बड़ी हुई तो उसने उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। प्रिया एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। ऐसे 21 साल बीत गए और अब दोनों लड़कियां पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पर लग गई, जिससे उनके माँ बाप की गरीबी भी खत्म हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि प्रिया की दोनों बेटियों की शक्ल एक दूसरे से पूरी तरह मिलती थी। एक रोज, अब तो मेरी पहली बेटी भी खूब बड़ी हो गई होगी, ना जाने कैसे किस हाल में रह रही होगी मेरी बच्ची। एक रोज खुशी और ऋषिका दोनों अपने माँ बाप के साथ मंदिर पहुंची, जहाँ एक तरफ ऋषिका अपनी माँ के साथ तो दूसरी तरफ खुशी अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु, जो तूने मुझ बांझ को एक संतान का सुख दिया। हे प्रभु, मेरी ऋषिका को खूब तरक्की देना।
अब बस मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तू मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार मुझे अपनी पहली संतान से मिलवा दे। ऋषिका की प्रार्थना खत्म हुई। उसने सामने गोले वाले को देखा तो वो बहुत खुश हुई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ वो देखो गोले वाला। इतनी बड़ी हो गई लेकिन हरकतें तेरी आज भी बच्चों वाली ही हैं। तू जाकर खा ले, मैं तब तक मंदिर में ही हूँ। प्रार्थना के बाद प्रिया की नजर खुशी पर गई। उसने बिल्कुल ऋषिका जैसा सूट ही पहन रखा था। वो दिखने में एक जैसी लग रही थी। ये देखो, इस महारानी को यहाँ खड़े रहकर आराम से पापड़ी खा रही है। चल अब जल्दी से घर चल। कौन है आप और मैं आपके साथ घर क्यों चलूं? ये क्या मजाक है? अपनी माँ से कोई ऐसे बोलता है? चल ना अब। आप क्यों मेरे गले पड़ रही हैं? मैं आपको नहीं जानती, कहा ना मैंने। और मेरे माता पिता तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन और मदन की नजर ऋषिका पर गई तो वो उसके पास चले गए। पापड़ी खाकर पेट नहीं भरा जो अब गोला खाने चली आई। अरे कौन है आप और मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? ये लो, ये तो मंदिर से बाहर आते ही अपने माँ बाप को ही भूल गई भाई। मेरा कोई बाप नहीं है और मेरी माँ मंदिर में है। उन सब में जोर जोर से बातें होने लगी। वो दोनों कुछ ही दूरी पर थी, इसलिए उन सब ने एक दूसरे को देख लिया। दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी थी। तभी प्रिया और सुमन की नजर एक दूसरे पर गई और उन दोनों को एक दूसरे को पहचानने में देर नहीं लगी। सुमन ने प्रिया से माफी मांगी। हमें माफ कर देना। संतान के सुख के लालच में हमने वो कदम उठाया और इसे लेकर कहीं और चले आए। खुशी की असली माँ का पता तो अभी से चल ही गया, लेकिन इसके असली पिता कौन है अब तो बता दीजिए। तभी वहां एक आदमी आया। मैं हूँ इसका बाप। उस आदमी का नाम शमशेर था। उसने सारी बात बतानी शुरू की। बात यह है कि प्रिया के पिता की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे और मेरी पत्नी 5 थी। इसलिए मैंने प्रिया को सरोगेसी के बदले 10 लाख देने के लिए कहा। प्रिया मजबूर थी, इसलिए वो मान गई। लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला कि इसकी कोख में लड़का नहीं लड़की है तो वो पीछे हट गए और इसके पिता ने बदनामी से बचने के लिए इसकी शादी करवा दी। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी मर गई। फिर मुझे प्रिया के दर्द का एहसास हुआ। मैंने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली और अब मिली है तो मैं अपनी गलती का प्रायश्चित तुमसे शादी करके करना चाहता हूँ प्रिया। फिर शमशेर ने प्रिया से शादी की और वो तीनों भी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।